जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आपके रियल पेपर के जैसा पेपर आज हम करने वाले हैं, जिसमें आपके चारों के चारों सब्जेक्ट होने वाले हैं। साइंस भी होगा, आपका जीके भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, आपका मैथ भी होगा। तो आज देखते हैं कितना आप स्कोर करते हो, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। देखो, मैंने इजी लेवल का पेपर का टेस्ट आपका ले चुका हूं, मॉडरेट लेवल के पेपर का टेस्ट हम आपका ले चुके हैं। तो आज आपके एग्जाम अगर हार्ड आता है, हार्ड लेवल का, तो आज आपका हार्ड लेवल का पेपर होने वाला है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, आप मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो, जिस लेवल का पेपर आपका मोस्टली टाइम बनता है। तो इसलिए तो मैंने लिखा है रियल पेपर जैसा पेपर। तो आज देखते हैं कि आपका क्या स्कोर रहता है। आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपकी तैयारी को चेक करने का बहुत शानदार ये वीडियो है, वो बहुत शानदार होने वाला है। इसमें आपकी रियल तैयारी आपको पता चल जाएगी, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि कितनी तैयारी आपने कर रखी है। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप रियल में वर्दी लेना चाहते हो तो आज वाले टेस्ट को पूरा देना और लास्ट में स्कोर करके बताना हर एक सब्जेक्ट में क्या रहा है आपका। ठीक है, और लास्ट में टोटल तो अपने आप हो ही जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था, ये अपने को बताना है। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो पहले आप सभी को पता है, जो पत्र पत्रिकाएं होती थी, जो साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं होती थी, उसमें था कि साप्ताहिक था, उर्दू भाषा में आता था अल हिलाल। तो याद कर लेना, अल हिलाल कौन सी भाषा का साप्ताहिक पत्रिका था? उर्दू भाषा का। अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आप आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। तो जिसने ऑप्शन नंबर 3 किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? आज रियली में आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, क्या लेवल है आपकी तैयारी का, आज आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का पेपर लेके आया हूं। तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय हो जाएगा? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्था हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्था। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो शानदार क्वेश्चंस आपके आर्मी के एग्जाम्स में आते हैं, वो शानदार क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पेपर में तोते उड़ाने की सोच रहे थे? आज वाला पेपर देख के कुछ लोगों के तोते उड़ रहे हैं, है ना? तोते उड़ रहे हैं ना, तो उड़ने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि अभी आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तभी तो आपको पता चलेगा कि और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। गुरु शिखर क्या है, ये अपने को बताना है कि गुरु शिखर क्या है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इंग्लिश में मैं इनको ट्रांसलेट नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है? कर लोगे आप, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही होता आया है। देखो, गुरु शिखर क्या है बताओ? तो गुरु शिखर क्या है? चोटी है। किसकी है? अरावली की उच्चतम शिखर हो जाएगी, अरावली की उच्चतम चोटी हो जाएगी। तो गुरु शिखर क्या हो जाएगा भाई? अरावली की उच्चतम शिखर है या उच्चतम चोटी है। यानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो गुरु शिखर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? पॉलिटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी की स्पेशल क्लासेस में मैंने करवा रखी हैं, तो आपको पता है ये क्वेश्चंस। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, और जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें जो शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो कि हिंदू
पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन से थे? अपना पत्र पत्रिकाओं वाला ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि जो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, आपको बताना है। बताइए, ऑप्शन से आपके पास दिए हुए हैं, आप बताइए क्या हो जाएगा। अरविंदो घोष, शिशिर कुमार घोष, राजशेखर बसु, हरिश्चंद्र मुखर्जी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सोचते हैं ना कि आज ऑप्शन ए वाला ही ज्यादा मिलेगा तो ए वाले तुक्के लगा देते हैं, आज आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि बी वाले ज्यादा आंसर मिलेंगे, वो भी नहीं दिखेगा। आज पेपर को हार्ड रूप से तैयार किया गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ना तुक्के लगने, ना जिसको याद है वो कर पाना। जिसने मेहनत की है, जिसने याद किया है, वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। आज रियलिटी आपको पता चल रही है, ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए लेके आया हूं। आज आपको बताने के लिए लेके आया हूं कि पेपर हार्ड भी बन सकता है। 30 जून से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हार्ड भी बन सकता है। या आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे आपका आर्मी का हो या और दूसरे कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स हो, वहीं से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बाद जीके के, फिर हम साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैथ के करेंगे, फिर रीजनिंग के करेंगे। तो कावेरी विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है? कावेरी विवाद बताइए। तो कावेरी विवाद आंसर आ गया होगा, जिसको पता है तो हो जाएगा इसका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में। किसके बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में ये चल रहा है, कावेरी जल विवाद है, जल विवाद है। ठीक है, SYL अगर आपसे पूछा जाए, SYL वो भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। SYL और ये किस किस के बीच में है? ये पंजाब और हरियाणा के बीच में है, सतलुज वाला पानी। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त हुआ? बताओ, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ? मैंने आपको याद करवाया था क्वेश्चंस। ठीक है, उस समय मैंने आपको बताया था कि वो कौन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये अपने को बताना है। बताइए बताइए भाई, सभी इसका आंसर करेंगे। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी यहां पर बात हो रही है। नीचे दिए गए युग्मों से कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं? ये अपने को बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से एक दूसरे के समानार्थी हैं। मतलब इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध, किसका संबंध सही से दिया हुआ है, ये अपने को बताना है। बताइए, सभी इसका आंसर करेंगे भाई। ठीक है, और आपको लिखना है कि जीके में आपका स्कोर ये रहा, साइंस में आपका स्कोर ये रहा, मैथ में आपका स्कोर ये रहा और रीजनिंग में आपका स्कोर ये रहा। ये आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, टेंशन मत लो भाई, ये लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहां पर आपकी कमजोरी है। ठीक है, तभी मैं उस कमजोरी की आपको दूर कर पाऊंगा, आपकी जो कमजोरी है उसको दूर कर पाएंगे। तो इसका हो जाएगा फुटबॉल का संबंध सॉकर से है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर फुटबॉल को सॉकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल का संबंध क्या हो जाएगा? सॉकर से हो जाएगा। मुझे पता है 1% स्टूडेंट ने ही आंसर दिया होगा और हो सकता है वो भी ना दिया हो, उससे भी कम स्टूडेंट ने आंसर दिया हो। तो फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी जाना जाता है कुछ देशों में। हिमोड कहां निर्मित होते हैं? तो जो हिमोड होते हैं वो कहां पर निर्मित होते हैं, ये अपने को बताना है कि हिमोड कहां पर निर्मित होते हैं। हिमोड के बारे में बताइए, हिमोड कहां पर निर्मित होते हैं? हिमोड बताइए भाई, तो हिमोड कहां पर होंगे?
थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि कहां पर होंगे। हिमोड मतलब हिम मतलब बर्फ, बर्फ कहां बनती है? ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिमोड कहां निर्मित होते हैं? ग्लेशियरों में, ग्लेशियर क्षेत्र में। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? ये तो आप सभी बता ही दोगे। ठीक है, बीबी का मकबरा है वो कहां पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहां स्थित हो जाएगा? आंसर आ गया होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का मकबरा कहां है? औरंगाबाद में है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत का जो गणतंत्रीय दल है उसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये अपने को बताना है। भारत का गणतंत्रीय दल, जिसको संविधान के पिता के नाम से भी जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी ने गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया? 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया? जिस तरीके से डूरंड रेखा है अपनी, मैकमोहन रेखा है, ये समझ रहे हो ना? ये रेखा याद की है ना आप सभी ने? हाँ, रेड क्लिफ रेखा है, तो वैसे ही है ये 49वां समानांतर। ये कौन से दो देशों को पृथक करता है? पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो कौन से दो देशों को अलग करता है ये अपने को बताना है, बताइए। तो ये करता है भाई यूएसए और कनाडा को। किसको करता है? यूएसए और कनाडा को अलग करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तोते उड़ गए ना तोते? मजा आ रहा है? पेपर देखिए मजा आ रहा है? पता चल रहा है कि अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। जो बचे हुए 10-15 दिन है ना, मेहनत कर ले, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? अगर आप मुझे ये छूट दे दो ना कि सर जी आप इंग्लिश छोड़ दीजिए, आप हिंदी में क्वेश्चन लेके आइए, ठीक है, इंग्लिश वाले एडजस्ट कर लेंगे, तो मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊं। ठीक है, लेकिन फिर क्या करना पड़ता है? उनको नोट्स के जरिए ही आपको देना पड़ता है, क्योंकि फिर इंग्लिश हिंदी में दोनों में टाइप नहीं हो पाते ना, ये चीजें हैं। इसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए नोट्स देता रहता हूं ना, उनको पढ़ लिया करो, वरना परमिशन दे दो आज कि सर जी हिंदी में ले आया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कैसा भी आए हमें फोड़ना है, हम इंग्लिश वाले एडजस्ट कर लेंगे। तो किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष है सबसे अधिक होता है? तो आवश्यकताओं के मामले में। किसके मामले में? आवश्यकताओं के मामले में। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल और खिलाड़ी क्वेश्चन है, फिक्स आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या है भाई? इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं भाई? बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं क्या? 5 हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार, वैसे मेरे हिसाब से 5 है, फिर भी देख लेना 5 साथ में कोई है, 5 ही है। ठीक है, वैसे देख लेना। अब अपने 15 है जीके के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। 10 ठीक है, जीके के क्वेश्चन से समाप्त हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके सबसे पहले बता दो कि आपके जीके में क्या स्कोर रहा और आपको ये लेवल कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, क्योंकि जीके में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो साइंस में आपको करवा रहा हूं वो बहुत प्यारी साइंस आपको करवाई जा रही है। ठीक है, तो साइंस के अच्छे क्वेश्चन है आज, उनको तो फोड़ ही डालोगे। चलो देखो, समुद्र तल की गहराई को ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार। अब साइंस के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं भाई। किसके? साइंस के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हुए हैं। तो समुद्र तल की गहराई को ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? सोनार विधि का। किसका होता है? सोनार विधि के द्वारा है वो हम क्या कर रहे होते हैं? समुद्र तल की गहराई को ढूंढने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? सोनार विधि के द्वारा। ठीक है, ये वाला सोनार SONAR जो लिख के आपको देता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। चलो अच्छा, इसके क्वेश्चंस ऑप्शन कहां गए? 2 ऑप्शन शायद आगे होंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर ऑप्शंस देख लेना। कि निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? तो किस पे करती है भाई? चुंबकीय प्रतिबिंब निर्धारण पर, तापीय प्रतिबिंब निर्धारण पर,
दो ऑप्शंस आगे हैं, स्थिर विद्युत प्रतिबिंब निर्धारण पर या विद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब निर्धारण पर। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आपको आंसर करना है इसका क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लो किसके लिए बात हो रही है, फोटोस्टेट की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ये तो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है एटीएम का पूरा नाम। तो एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है, तो उष्मा का सुचालक कौन सा है बताओ, सर्वोत्तम यानी सबसे ज्यादा उष्मा का सुचालक कौन सा है, आंसर करो। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, जीके आपके बहुत अच्छे लेवल का था, लेकिन साइंस का लेवल कितना भी अच्छा हो, मैंने बहुत से बहुत अच्छे लेवल के करवा चुका हूं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी हम करते रहेंगे, जो बचे हुए हैं वो भी हम कर लेंगे। तो बताओ निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, पारद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पारद है सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस कारण होता है, ये अपने को बताना है, किस कारण होता रहता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस कारण होता रहता है। इसका मतलब है कि जो हमारा सूरज है, जो हमारा सूर्य है, सन है, उसमें जो ऊर्जा है निरंतर बनती रहती है। अब वो किस कारण बनती रहती है, तो सूर्य के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है भाई, वहां पर निरंतर सर्जन होता रहता है ऊर्जा का। तो ऊर्जा बनती रहती है, एनर्जी है वो बनती रहती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की शक्ति 50 डायोप्टर है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ये अपने को बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत कम आएंगे, गलती से आ जाए तो आ जाए, तो याद कर लो भाई 50 डायोप्टर है तो कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि जो लेंस की क्षमता है वो किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। ये एग्जाम्स में ज्यादा आता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना। इस वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तब भी आप साइंस में 15 में से 15 करना। ठीक है, यहां पर लिखना है कि 15 में से 15 सही हुआ, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम पिछले वाले को। अर्धचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता का क्या कारण है। अर्धचालक पदार्थों की जो विशिष्ट चालकता होती है उसका क्या कारण होता है, बताओ। अर्धचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता का क्या कारण होता है, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है, इसके पीछे का कारण होता है भाई इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है अर्धचालक। अरे टेंशन मत लो, आपको क्वेश्चंस याद हो रहे हैं, जिनको याद नहीं है। ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ये तो अभी करवाया था, ये तो अभी मैंने आपको करवाया था। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, बताओ। अभी तो करवाया था विज्ञ और आपको बताया था, 1-2 दिन पहले जो साइंस की क्लास हुई थी उसी में मैंने आपको बताया था। तो बैंगनी कलर का हो जाएगा, वोयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो दो ध्वनि का वेग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसमें हो जाएगा भाई, ध्वनि का वेग है ठोस में होगा। कभी कभी ऑप्शंस में इस्पात दे देता है, क्योंकि इस्पात भी ठोस ही है, और लोहा भी दे देता है। ठीक है, तो ये देख लेना ठोस में ही होता है। ठीक है, जो भी होगा धातु वगैरह दिया हुआ होगा वो ठोस आपको पदार्थ दिया हुआ होगा। प्रसारण के लिए किस प्रणाली द्वारा रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, ये अपने को बताना है कि प्रसारण के द्वारा किस प्रणाली के द्वारा है जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। बताइए किसके कारण होता है, कौन सी प्रणाली है वो। भूमि तरंग प्रसारण हो गया, आकाश तरंग प्रसारण हो गया, अंतरिक्ष तरंग प्रसारण हो गया, बी विकल्प हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि आर्मी में जहां पर बी विकल्प आ जाए, ऑल ऑफ द अबव आ जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी दिया हुआ है तो सभी हो जाएगा, क्योंकि भूमि तरंग प्रसारण भी होता है, आकाश तरंग प्रसारण भी होता है, और अंतरिक्ष तरंग प्रसारण भी होता है।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबाउ यानी सभी सही है। फोटोन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि फोटोन को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है फोटोन, फोटोन को क्या कहा जाता है, बताइए आंसर। तो फोटोन को क्या कहा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन को फॉर्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। पिग्नोमीटर, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो मापने वाले हैं ना, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। तो पिग्नोमीटर का आपको बताना है कि इसके द्वारा किसे मापा जाता है। तो पिग्नोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है भाई, घनत्व को मापा जाता है, जो डेंसिटी होती है उसको मापा जाता है, घनत्व को मापा जाता है पिग्नोमीटर के द्वारा। थर्म किसका यूनिट है, ये है क्वेश्चन आप सोच रहे हो, वो नीचे वाला दूसरा है। थर्म किसका यूनिट है, ये अपने को बताना है। थर्म किसका यूनिट हो जाएगा, बताओ थर्म किसका यूनिट है। थर्म किसका हो जाएगा, आ गया आंसर। तो किसका हो जाएगा, उष्मा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, उष्मा का हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। तारे हैं वो किस कारण टिमटिमा रहे होते हैं। तो तारे किस लिए टिमटिमाते हैं भाई, बताओ। तो तारे किस लिए टिमटिमाते हैं, ये टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है उसके कारण है टिमटिमाते हैं। ठीक है। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है। तो बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लेना, बता रहा हूं, याद कर लेना, दिमाग में छाप लेना, एग्जाम्स में आएगा। तो बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है, ये अपने को बताना है। तो बादल किसका हो जाएगा, जल के पृष्ठ में माध्यम में वायु का, या जल के पृष्ठ में माध्यम में कुहरा का, ठीक है, या वायु के प्रक्षेपण माध्यम में कुहासा का, या वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदुओं का, बताओ। तो बादल किस के कोलाइडी प्रक्षेपण होता है, बादल आपको बताना है। तो बादल होता है वायु के प्रक्षेप माध्यम में जल बिंदुओं का, क्योंकि बादल में क्या होती है, ऐसे याद रख लो, बादल में क्या होती है, जल की बिंदुएं, ठीक है, और वायु में वो हमें दिखाई दे रहा होता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये समाप्त हो गए भाई अपना साइंस, ठीक है। साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। जो एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना, वो क्वेश्चन हटा दिया है, फिर भी हमने इसमें 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो आप सभी क्या कर दो, अब कमेंट करके बता दो कि साइंस में आपका स्कोर क्या रहा। जीके का तो आप सभी ने बता दिया होगा, और साइंस का भी नोट करके कमेंट में बता देना कि साइंस का क्या रहा। अब हम चलते हैं मैथ्स के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं भाई, मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं। अब किसके करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, गणित के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, ये अपने को बताना है। क्या टाइम हो गया, चलो बताओ, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखो यहां पर आप देखिए क्या है कि 6 को 5 से भाग देंगे, क्या पूरी पूरी चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो नहीं जाएगी, तो पहला ही ऑप्शन नहीं है पूर्ण संख्या, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेक करना चाहते हो तो कर लो भाई कि 8 को 2 से भाग देंगे 4, पूर्ण संख्या हो गई। यहां पर क्या हो गया, 9 और 9 18, 18 में से 18 गया 0, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। -6 को -2 से भाग देंगे, माइनस से माइनस कट गया आपका, 6 को 2 से भाग दिया 3 आ गया, तो वो भी पूर्ण संख्या हो गई। तो कौन सा होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है जी, चलो। और जिनको संख्याओं के बारे में नहीं पता, आप जाके वो देख लेना, अपने वाला क्या है वो नंबर सिस्टम वाली क्लास देख लेना, ठीक है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट देख को घबरा जाते हैं, आपको नहीं घबराना। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और इसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपनी सांस को तेज नहीं करना है। देखो क्या है कि 375 गुना 375, यहां पर देख लो कि भाई a गुना a लिखा हुआ है,
प्लस में 125 गुना 125, तो इसको b मान लिया तो b गुना b लिखा हुआ है, बीच में माइनस का निशान है, और ये a माना था वो है, ये b माना था वो है, तो ये b लिखा हुआ है। यहां पर देखोगे तो a हमने माना था तो a गुना a लिखा हुआ है, और इधर b गुना b लिखा हुआ है। इसका मतलब ऊपर अपना क्या आ गया कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का ab हमें मिल गया ऊपर से, और नीचे से क्या आ गया a क्यूब प्लस का अपना b क्यूब, ये हमारा आ गया है, ये प्राप्त हुआ है ना जो दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसको खोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई, ऊपर तो सेम रह जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे का मैं आपको बता देता हूं, तो इसका बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का ab, और साथ में आपका बन जाएगा a प्लस b। ठीक है, इसको खोल के हमने लिख दिया तो ये हमारा बन जाएगा, ऊपर ये है नीचे ये है, तो ऊपर से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बच गया, एक बच गया, और नीचे क्या बच जाएगा आपका a प्लस b बच जाएगा। बस ये लिख दो और आंसर निकल जाएगा। तो एक ऊपर तो एक हो गया, a प्लस b, a कितना है अपना 375 प्लस में b कितना है 125, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 500, 375 और 125 कितना हो गया 500 हो गया, तो 1 बटे 500 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है, तो आप सभी को समझ में आ गया, जिनको आता था अच्छी बात है, जिनको नहीं आता आज आपने सीख लिया, अब एग्जाम में आएगा तो आराम से कर दोगे। बस इसको याद रख लेना, ये आपके लिए होगा, ठीक है जी, ये याद रख लेना आपके लिए होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपए है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा है, सिक्कों वाला रुपए वाला क्वेश्चन। तो एक लड़के के पास 60 रुपए है, 60 रुपए है, जिसमें से 5, 6 और 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस किस के सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ये रुपया है भाई, ठीक है, और बाकी क्या है आपके पैसे हैं। तो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में है, 5 अनुपात कितना है 6 अनुपात 8 के अनुपात में दिया गया है हमें, यह हमें दिया गया है। तो 5 के अनुपात में सिक्का है, यानी कि 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो रुपए कितना हो गया 5 रुपए, तो यहां से रुपए हो गया 5। देखो ये वाला क्या है, ये सिक्कों का अनुपात है, किसका अनुपात है भाई, सिक्के का अनुपात, और ये किसका हम लिख रहे हैं, ये रुपयों का अनुपात हम लिख रहे हैं। तो 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपये हो गए, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी 98 6 है हमारे पास, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि आधा होता है, ठीक है। 8 सिक्के हैं 25 के, यानी 54 है, वो हमारे पास 8 है, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 54 के, तो 8 में कितने हो जाएंगे 2 रुपए। ये क्या हो गया, रुपयों का अनुपात हो गया, और हमें रुपए कितना दिया हुआ है, 60 रुपए दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 3 8 और 2 10 अनुपात बराबर हमें 60 दिया हुआ है, 1 अनुपात बराबर 6 हो जाएगा। तो इधर कितने रुपए हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। इधर लिख देता हूं कि 1 रुपए वाले 30 रुपए हो जाएंगे अपने पास, फिर यहां पर 6 दिया, इसके 18 रुपए हो जाएंगे, और उसके कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12 रुपए, तो कितना हो गया 30 और 30 60 रुपए हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये अपने को बताना है। 25 पैसे वाला ये है, तो इसमें कितने हैं 12 रुपए हैं, और 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो कुल कितने सिक्के हो जाएंगे 48 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे भाई 48 सिक्के हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे अपने को करना है। और ये तो आपका टेस्ट चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपए अधिक है, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस से क्या है 500 रुपए अधिक है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 रुपए का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य अधिक होता तो हानि होता। और अर्जित लाभ कितना है 40% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब लाभ कितना बता दिया हमें 40%, तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें लाभ बता दिया 40%, तो 40% लाभ है और रुपए में कितने रुपए का लाभ है? 500 रुपए का। 1% का मान निकालेंगे, बटे में 40 आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है, तो गुना में हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। काट दो, जिससे कट रहा है 4 से 0 से 0, 4 से काटा 25 पे, 25 पंजे 125, तो 125 के आगे 0 लगा दो, यानी 1250 रुपए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। और अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा होता तो 100% क्रय मूल्य होता है और 40% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 140% का मान निकालना होता। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हर बार 100% का मान ही आपसे पूछेगा। क्रय मूल्य पूछा है इसलिए 100% है। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा होता, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा होता, तब क्या करते कि भाई 100% तो क्रय मूल्य हो गया और उसमें 40% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 140%। तो हम 140% का मान निकालते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कीजिए भाई, ट्रेन वाला है, रेलगाड़ी वाला है कि 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी? एक दूसरे की तरफ चलती हैं, इसका मतलब एक ट्रेन इधर चल रही है तो दूसरी ट्रेन इधर चल रही है। तो मैंने क्या बताया था कि जब विपरीत दिशाओं से ट्रेन आ रही होती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती है, लेकिन अगर विपरीत दिशाओं से आ रही है तो स्पीड जुड़ेगी, एक दिशा में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी। तो पहले उन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया? 220 मीटर हो गया। और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 15 30 और 3 33 हो गया। 11 दिए 33 और 11 से काटा 20 पे, तो कितना आ गया? 20/3। 20/3 को लिखो, दशमलव में लिखा हुआ है तो दशमलव में लिख देंगे। 3 छिकी 18 हो गया, 2 3 छिकी इस तरीके से चलता रहेगा तो 6.7 हो जाएगा। 6.7 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये याद रख लेना, विपरीत दिशाओं में आ रही है तो स्पीड भी प्लस होती है। ठीक है, दूरी तो हमेशा प्लस होगी, जो लंबाई दी हुई होगी वो तो हमेशा प्लस होगी, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। भाई सेम डायरेक्शन में आ रही है या जा रही है तो माइनस होगी, लेकिन अगर विपरीत दिशाओं में आ रही है तो जुड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये सामान्य ब्याज दर पर कोई निश्चित मूलधन 2.5 वर्ष में 15,000 रुपए, 2.5 वर्ष में 15,000 रुपए और 4 वर्ष में 16,500 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? यहां पर बताया गया है कि 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है? 15,000 रुपए हो रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 16,500 रुपए हो रहा है। तो इसका मतलब कितने का ब्याज मिल रहा है यहां पर? तो 1,500 का ब्याज मिला है, लेकिन कितने वर्ष में मिला है? ये कितने वर्ष में मिला है? 2.5 से 4 हुआ है, तो इसका मतलब 1.5 वर्ष में ये मिला है। 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में 1500 का ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा भाई? 1,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 साल में 1,000 रुपए का। अब इसमें माइनस कर दो या इसमें माइनस कर दो, अपना मूलधन निकल के आ जाएगा, फिर आप दर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो क्योंकि सिंपल है, 4 साल का, तो कितना हो जाएगा? 4 साल का माइनस करेंगे तो 4,000 रुपए माइनस कर दो, तो 4,000 रुपए माइनस किए तो कितना आ गया? 12,500 रुपए आपका मूलधन हो गया। तो आप दर नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हो आप। तो दर निकाल के आप सभी स्टूडेंट है वो कमेंट कर देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ते, लेकिन बस इतना प्यारा क्वेश्चंस है कि मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। मूलधन मैंने आपका निकाल दिया है, अब ब्याज की दर आपको निकालनी है। ठीक है, तो आराम से लिखो और ब्याज की दर आप आराम से निकाल सकते हो। और भाई नहीं भी निकाल रहे तो मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या है भाई, 1 साल में ब्याज कितने का मिल रहा है? इतने का। मूलधन ये है तो इसी पे तो ये मिलेगा। बस ये बता दो ये इसका कितना प्रतिशत है। तो कैसे बताओगे कि जो आपका 1000 है वो 12,500 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 से काटा 8 पे, तो दर कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। इस तरीके से करना आता है तो इस तरीके से कर लो, वरना आप उससे तो कर ही लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो 1,000 रुपए है ना, यही तो क्या होगा? ब्याज होगा।
1000 रुपए तो ब्याज है 1 साल का, तो ये इसका कितना प्रतिशत है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दर क्या होती है, प्रतिशत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए है। कोई वस्तु है उसका सूची मूल्य 2000 रुपए है। यदि उसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, क्या है कि भाई 2000 रुपए है तो 2000 रुपए है, इसका देखो 20% मत निकालो, 20% की छूट दे रहा है तो मतलब कितने में बेच रहा है, 80% में, क्योंकि हमें छूट नहीं निकालनी, हमें निकालना विक्रय मूल्य कितने में बेचा है। तो क्या हो गया, छूट है तो क्या कर देंगे, 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो 80% इतने में बेच रहा है। लेकिन आगे क्या बोला, 10% की और छूट देता है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा 90/100, फिर उसे लिख दो। अब क्या है 3 और 1 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी, अब गुना कर दो, 8 दूनी क्या हो गया, ऐसे कर लो ना, 9 अंठे 72 और 72 दूनी 144, तो 144 के आगे 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1440। और ऐसे नहीं करना चाहते, जिनको ये वाला तरीका नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक तरीके से बता रहा हूं। 2000 का 20% की छूट दे रहा है तो 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा 400 रुपए, तो 400 रुपए की छूट देगी मतलब 1600 में, फिर 10% की छूट दे रहा है तो इसका 10% निकालो, जो कितना हो जाएगा 160, तो इसमें से 160 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। जो भी आपका दिल करे, जैसे भी आपको समझ में आता है, एग्जाम में आपका दिमाग काम करता है, आप इसका आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों के रूप में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा क्या होगी, ये अपने को बताना है। कि छोटे घन की भुजा क्या होने वाली है, ये अपने को बताना है। ठीक है जी, तो क्या करोगे, छोटे घन की भुजा, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन है, तो उसका आयतन निकाल लो, कैसे होगा, 12 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा, ये निकल गया। बराबर में छोटा घन है और उसके 8 टुकड़े करने हैं, तो 8 a क्यूब अपने को करना है, तो a क्यूब का मान अपने को निकालना है, यानी a का मान अपने को निकालना है, तो 8 इसके बटे में चला जाएगा, काट दो आप। ठीक है, 2 से काट लो, ठीक है 2 से काटोगे क्योंकि सिंपल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 पे तो इधर 6 आ गया, 2 से काटेंगे 2 पे तो इधर 6 आ गया, 2 से काटेंगे 2 पे तो इधर 6 आ गया, तो a क्यूब का मान कितना आ गया, a क्यूब का मान आ गया 6 की क्यूब, तो a का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से काटा, डायरेक्ट 4 दूनी 8 मैं भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सिंपल बनाओगे तो आराम से निकल जाएगा, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसको 4 से काट देते, 4 दूनी 8 आ जाता, 4 तिये 12 आ जाता, 2 छिकी कितना हो जाता 12 हो जाता, तो क्या करते आप 6 तिये 18 और 18 को 12 से आप गुना करते, 18 गुना 12 आपको करना होता। ठीक है, तब जाके आपका 6 का क्यूब बन जाता। ठीक है जी, क्योंकि कैसे कितना होता 180 और 32 सॉरी 180 हो जाता और 180 और 36 होता, तो 180 और 36 आपका होता, 180 और 36 कितना हो जाता 6 1 2 216। ठीक है, तो वो कितना होता 6 का क्यूब होता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नल पी क्यू अकेले अकेले एक टंकी को भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। तो यहां पर P है वो 60 मिनट का समय लेता है, Q है वो 40 मिनट का समय लेता है, ये हमें बताया गया है। तो पहले एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया 120, यहां से क्षमता 2 और 3 आ गई। यदि नल Q पहले आधे समय के लिए खोला जाता है, ठीक है, यदि नल Q पहले आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष बचे समय के लिए केवल नल P को खोला जाता है, तो इसे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये अपने को बताना है। ठीक है, कितना समय लगेगा ये अपने को बताना है। तो इसका मतलब यहां पर ये 2 काम ये करता है, 3 काम ये करता है, तो जब ये खुला रहता है ये बंद रहता है, जब ये खुला रहता है वो बंद रहता है, तो ये 5 काम करते हैं। क्या हो जाएगा 120 को 5 से डिवाइड कर दो, कितने पे 24 पे, लेकिन एक बार ये करता है एक बार ये करता है, सॉरी 24 पे, तो इसको 2 से गुना कर दो, तो 24 दूनी 48 मिनट का समय लगने वाला है। ठीक है,
एक साथ खोलते तो 24 मिनट का समय लगता, लेकिन जब वो खुला रहता तो ये वाला बंद होता है, तो ये जो 5 काम होता है ना वो 2 बार में होता है, 2 मिनट में। तो जो 5 काम है वो 2 मिनट में होता है, तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 24, लेकिन इसको 2 से गुना करना होगा क्योंकि 5 काम 2 से होता है, तो 48 मिनट आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो इस वाले को सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सरल कीजिए। 7 पंजे 35 और एक 36/5, 36/5 हो गया। इधर कीजिए कि 35 एकम 35 और यहां पर क्या हो गया एक 36/35, तो इसका भाग है तो गुना लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35/36 और गुना में कितना है 3/35 है। तो इस 36 से ये 36 कैंसिल, इस 35 से ये 35 कैंसिल, तो कितना बच गया ऊपर 3 नीचे 5, तो 3/5 आपका आंसर। इस बात को याद रख लेना कि भाग को जब आप गुना करोगे तो क्या हो जाता है कि अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। क्यों? क्योंकि बटे के बटे में आ जाएगा ये। भाग का मतलब क्या है, किसी संख्या के बटे में, तो इसके बटे के बटे में ये आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में 4 को, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 को 1 के रूप में लिखा जाता है और 8 को 2 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 20 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो 4 बराबर, देखो 4 बराबर 1 है, 8 बराबर 2 है, तो 20 बराबर क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 4 बराबर 1 है तो इसका दुगुना हुआ तो इधर भी दुगुना हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो, हमें पता चल जाएगा कि 5 गुना होगा तो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहां पर 20। 4 बराबर 1, 8 बराबर 2 और करते हुए जाओ, आपको पता चल जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AEJ को CHN लिखा जाता है, तो EJO को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। लैंग्वेज आपने पढ़ ली है, मैं अब इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूं और आप इसका आंसर कीजिए। ए का क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, इसका मतलब +2 करके लिखा गया। E का क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, तो FGH यानी +3 करके लिखा गया है। और J का N लिखा गया है, मतलब +4 करके लिखा गया है। सेम ऐसा ही आपको उधर भी करना है, तो E के बाद क्या करना है, +2 करके लिखना है, आपको +2 करके लिखना है। A के बाद B छोड़ के C, एक छोड़ के अगला लिखा गया है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो E के बाद F छोड़ के G अपने को लिखना है, तो G वाला होगा, तो सबसे पहले G लिख लो। फिर क्या है, J है, तो J के बाद K, L छोड़ के M आएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और O का देख सकते हो, O का क्या होगा, O के बाद P, Q, R छोड़ के S लिखा जाएगा, तो ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। देखो मैथ के है ना, 15 क्वेश्चंस नहीं 10 क्वेश्चंस हमने रखे थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मैथ के हैं, 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के। ठीक है, मैथ के 5 क्वेश्चंस कम है, यानी 45 क्वेश्चंस का आपका ये टेस्ट है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सा हो जाएगा, देखो तो ये आप सभी पढ़ रहे होगे, मैंने आपको बोला था एक चीज की याद कर लेना, क्या, राजधानियां। अगर राजधानी याद है तो आंसर आ गया होगा। तो ये राजधानी है, बाकी सारे क्या है, शहर हैं। बाकी सारे क्या हो गए, शहर हो गए, लेकिन रायपुर क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। किसकी है, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, तो ये राजधानी है, इसलिए ये अलग हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम्स में आ जाता है। और देखो रीजनिंग की है ना, मैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेके आऊंगा और उस क्लास से आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं, आज या कल में आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, आज या कल में आपको मिलने वाली है, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। उसी क्लास से 3 प्रश्न आ जाएंगे, 5 में से 3, और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन उसमें हम करेंगे रीजनिंग के, और उसमें से 3 क्वेश्चन सेम उसी टाइप के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो उस क्लास को देखना मत भूलना, आज या कल में आ जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ना गणित को ना अंग्रेजी को। तो ये वाला गणित वाला है, तो इस वाले में नहीं होना चाहिए, तो इस वाले गोले में नहीं होना चाहिए,
और न अंग्रेजी को पसंद करता है तो अंग्रेजी वाला है, इस वाले में नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के अलावा होना चाहिए। तो इन दोनों के अलावा कौन सा बचा हुआ है? ये वाला ही बचा हुआ है, तो 27 हो जाएगा, हिंदी वाले। ठीक है, आज हमारा पेपर हिंदी में था, तो हिंदी वालों के लिए क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके हर किसी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है वैसे तो कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस क्या है कि जिसके जो हम काम करते हैं तो वो अंदर काम जाके स्टोर होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे बाहर काम आता है। तो क्या है? माउस है, उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में किसका यूज होता है सबसे ज्यादा? माउस का यूज है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी, माउस का यूज क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों आपका ये जो टेस्ट है वो ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आप सभी स्टूडेंट आप कमेंट करके बता दो कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपको स्कोर बताना है, टोटल स्कोर आपको बताना है कि क्या रहा। 45 में से 45 क्वेश्चंस थे अपने, 45 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपका स्कोर क्या रहा ये आपको बताना है। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाओ। इंस्टाग्राम पर जाओगे तो यहाँ पर ही बना हुआ है जीके जीएस नोट्स के नाम से। तो यहाँ पर मैं आपको डेली नोट्स डालता रहता हूँ, डेली। आज भी डाले हैं, कल भी डाले थे, परसों भी डाले थे, डेली मैं डाल रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना, आपके सेक्शन के बाद भी वहां पर होगा, एग्जाम के बाद भी मैं आपको अपडेट वगैरह है वो इंस्टाग्राम पर देता रहूंगा। तो सभी स्टूडेंट है वो जरूर जुड़ जाना अपने इंस्टाग्राम से। ठीक है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आपको पता ही होगा, आईडी आप सर्च कर सकते हो, प्रवीण कटारिया पीके के नाम से है। तो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।